अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। नाज़रीन, इस्लामाबाद में आज जहां एक तरफ ऑपोजिशन इत्तेहाद की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान सेमिनार का इनेकाद किया गया, वहीं वफाकी वज़ीर इत्तलात जनाब अता तारड़ साहब 9 मई को लेकर खूब गरजे बरसे। जहां लाहौर में वकला को पुलिस तशद्दुद का सामना करना पड़ा, वहीं अवाम को बिजली का एक और झटका भी बर्दाश्त करना पड़ा। आज जहां हमने साइफर केस में प्रोसिक्यूशन के गवाहों को जमी बोस होते देखा, वहीं साइफर केस में ऑडियो लीक को लेकर अदालत ने बहुत अहम सवालात उठाए। FIA प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह ने दलाइल का आगाज किया तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि FIA ने इंक्वायरी की है, इससे मुताल्लिक एक्सपर्ट ने क्या तहकीक की है, ऑडियोज कहां से आई और उन्हें पोस्ट किसने किया। FIA प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि एक नामालूम शख्स ने ये ऑडियोज इंटरनेट पर अपलोड की थी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का मजीद कहना था कि क्या आप इंटरनेट पर आने वाली हर चीज को दुरुस्त मान लेते हैं? मैं तो इंटरनेट पर आने वाली हर चीज को दुरुस्त तस्लीम नहीं करता। इंटरनेट पर झूठ है, जब तक किसी चीज के दुरुस्त होने की तस्दीक ना कर ली जाए एतबार नहीं किया जा सकता। आपने इंटरनेट पर आने वाली हर चीज पर 10-10 साल सजा दे दी। साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की जजमेंट में है कि किसी की ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकती। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने प्रोसिक्यूटर FIA से मुकालमा करते हुए कहा कि FIA को इस मामले की जड़ तक पहुंचना चाहिए जो एक वजीर आजम तक पहुंच गया। प्रोसिक्यूटर FIA ने जवाब दिया कि अजहर नामी शख्स का वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट है जिस पर ऑडियो अपलोड की गई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि क्या उस अजहर को बुलाकर पूछा गया, उस अजहर ने से पूछे कि उसने वजीर आजम ऑफिस की ऑडियो कैसे बक कर ली, अगर बक कर ली तो क्या वो उसे अदालत में पेश करने की जुर्रत भी करेगा। ये अजहर तो बहुत काम का आदमी है, ये तो असासा है। दूसरी जानिब बानी PTI ने दौदा धरने की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के ऐलान का खैर मकदम किया है और कहा है कि उस इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होने के लिए भी तैयार है। एक जानिब जहां तहरीक इंसाफ माजी के वाकयात की तहकीकात करवाना चाहती है, उसमें सपोर्ट करती है और उसके सामने पेश होना चाहती है, वहां वफाकी वजीर इत्तलात जनाब अता तारड़ साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बात पर जोर दिया कि 9 मई के वाकयात के किरदारों के खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं, चेहरे बेनकाब करेंगे, 9 मई को भूलने नहीं देंगे। मैं तो जुडिशरी से ये सवाल करना चाहता हूं कि अब तक ये केसेस मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंच सके, इन लोगों को सजाएं क्यों नहीं मिल सकी और इनके चेहरे बेनकाब क्यों नहीं हो सके। तो क्या मनमाने हैं, क्या ताखीर है कि इन केसेस के फैसले नहीं हो पाते। ये 9 मई के दिन को कौम कभी नहीं भूलेगी, उन मकरू चेहरों को कभी नहीं भूलेगी जिन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया। और ना जहाँ एक जानिब तहरीक इंसाफ कानूनी तौर पर जेर अताब है, वहीं अंदरूनी इख्तलाफ आए रोज बढ़ते हुए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर शेर अफजल बरवत साहब ने आज अडियाला जेल के बाहर बानी PTI से मुलाकात में नाकामी के बाद काफी वो बरहम नजर आए। क्या कहा, आइए सुनते। शिबली फराज और उमर अयूब ने मेरी ये मुलाकात नहीं होने दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस वक्त मैंने उठाया जिस वक्त ये मुर्दा घोड़ा बन चुका था और ये सारे छुपे हुए थे जो आज पार्टी के कर्ता दर्ता बन गए हैं। आज ऐलान करता हूँ एहतजाज की जिम्मेदारियां जिनको इन्होंने संभाल ली हैं, तो लिहाजा मैं भी तफवीज कर रहा हूँ। मैं बतौर एहतजाज इन लोगों के साथ काम करने से इनकार करता हूँ। दूसरी जानिब तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान सेमिनार में तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब ने कहा कि लाहौर में चिड़िया भी पर मारे तो 100-150 पुलिस एहलकार इकट्ठे हो जाते हैं। क्या 9 मई वाले दिन 50 पुलिस एहलकार भी नहीं आ सकते थे? पुलिस लाइंस में 2000 पुलिस एहलकार मौजूद होते हैं। चिड़ी पर मारती है तो आपका 100-150 राइट गियर में मलबूस आपका पुलिस वाला वहां पे खड़ा हो जाता है बंदूकें तान के और टीयर गैस शेल्स लेके और लाठियां लेके। तो 9 मई के दिन वो पुलिस लाइन से 50 पुलिस वाले नहीं आ सकते थे, वहां पे 2000 की नफरी है वहां पे पुलिस लाइंस में। 9 मई एक साजिश थी, निशाना कौन था? वजीर आजम इमरान खान। मैं कंडेम करता हूं। सेमिनार में चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि हम साजिशी टोला नहीं है, इन अल्फाज की मजम्मत करते हैं। हम साजिशी टोला नहीं है, हम इन अल्फाज की सख्त मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इस मुल्क की 70% पॉपुलर जमात है। हम 180 सीट जीत चुके हैं कौमी असम्बली में, हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी है। अब लाइव के लोग हैं और उन्होंने कभी इस मुल्क का गमला तक नहीं तोला। हम साजिशी नहीं है, हम मुल्क के वफादार है और इंशाल्लाह वफादार रहेंगे और हमें किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हमने IMF को कोई लेटर नहीं लिखा जिसमें हमने ये कहा हो कि पाकिस्तान की इमदाद बंद करें।
और नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सलमान अकरम राजा साहब, सीनियर माहिर कानून, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सलमान अकरम राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। जी अस्सलाम वालेकुम। सलमान साहब, सबसे पहले तो आज इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से जेल में गुफ्तगू की और उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से जो 2014 के धरने की इंक्वायरी का जो चैलेंज गुज़िश्ता रोज़ दिया गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, जो जुडिशल कमीशन का आप मुतालबा कर रहे थे, उसके अगेंस्ट वो कहते हैं 2014 से इंक्वायरी होनी चाहिए। खान साहब ने कबूल कर लिया है और वो इस हवाले से जो बनने वाली इंक्वायरी कमेटी है उसके सामने पेश होने को भी तैयार है। पर राज साहब, लाइक आई मेंशन्ड कि आप लोग का मुतालबा तो 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन आप मांग रहे थे, अब बात 2014 के धरने की इंक्वायरी पर चली गई है। क्या आपके ख्याल में जुडिशल कमीशन वाला इशू मजीद कॉम्प्लिकेटेड होने जा रहा है? नहीं, जो बात की गई वो तो ये थी ना कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए 9 मई के हवाले से, लेकिन 2014 के हवाले से भी बनना चाहिए, दीगर मामलात के हवाले से भी बनना चाहिए। तो इमरान खान साहब ने यही कहा है कि बिल्कुल बनाइए, तमाम वाक़यात जो हैं वो वजाहत के साथ आवाम के सामने आने चाहिए, सच जो है वो सामने आना चाहिए, वो 9 मई के हवाले से हो या किसी और वाक़े के हवाले से हो, कोई इस हवाले से हमें परेशानी नहीं है। राइट, बट सलमान साहब, DGISPR ने गुज़िश्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि 9 मई वाक़यात पर कोई जुडिशल कमीशन बनाने की बहरहाल ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ बड़ा क्लियर है, सब कुछ वाज़े है। तो क्या इस्टेब्लिशमेंट अपना नतीजा आपके ख्याल में निकाल चुकी है और फिर इस पीछे रह क्या जाता है बाकी कि अगर वो ये कहते हैं कि जुडिशल कमीशन की एक्सरसाइज का कोई फ़ायदा नहीं होगा? इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि जुडिशल कमीशन बने, उनका जो मौक़िफ़ है या जो नतीजा वो निकाल चुके हैं वो तो हमारे सामने है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बने ताकि उनके नतीजे से अगर इख्तलाफ करना है जुडिशल कमीशन ने तो इख्तलाफ भी आवाम के सामने आए। हम ये समझते हैं कि 9 मई को जो हुआ वो एक एहतजाज था, उसमें लोग गए एहतजाज करने की गर्ज से और बिल्कुल कोई इरादा नहीं था तशद्दुद का। अगर तशद्दुद हुआ वो किसने किया, CCTV फुटेज कहाँ पे है, अगर हमारे कोई लोग शामिल थे तो बिल्कुल उनको शहादत और गवाही की बुनियाद पर सज़ा दें, लेकिन हज़ारों लोगों को जो मातूब किया गया, उठाया गया, मारा पीटा गया, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, लोगों के ज़रिए माश पे हमला हुआ, दुकानें बंद की गईं, लोगों को नौकरियों से निकाला गया, ये तमाम मामला भी सामने आना चाहिए। एक ही शख्स पर 6 शहरों में मुकदमे बने, तो ये तमाम बात सामने आनी चाहिए। एब्सोल्युटली, बट सलमान साहब, एक तरफ हुकूमत हमें नज़र आती है, आज भी जो वज़ीर इत्तलात हैं वो कहते हैं कि वाक़या भूलने नहीं देंगे हम 9 मई के वाक़यात और किस तरह से एक टोले ने अपने ही मुल्क पर हमला किया, इनके किरदारों के ख़िलाफ़ नाकाबिले तरदीद सबूत जो है वो मौजूद है। बट दूसरी जानिब जुडिशल कमीशन ना बनाना, आपको लगता है कि रीज़न यही होगा कि दबाव है इदारे का जिसकी वजह से कमीशन अभी तक बनाने नहीं दिया गया? कि मुझे नहीं पता। देखिए, जाहिर है कि जब कोई ताकतवर तबका या ताकतवर इदारा ये चाहे कि बस बात वहीं तक रहे जहाँ तक वो चाहते हैं, तो फिर सच तक पहुँचना मुश्किल तो हो जाता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसका तकाजा हम करते रहेंगे। और देखिए, मैं इनफरादी तौर पे बिल्कुल ये कहता हूँ कि अगर कुछ लोग मुलव्विस थे, गलतियाँ हुई, तो जो कानून है, कानून में किसी इमारत को नुकसान पहुँचाने की भी सज़ा मौजूद है, किसी इहाते में दाखिल होने की भी सज़ा मौजूद है, वो तमाम सज़ाएं दी जाएं और मामले को आगे बढ़ाया जाए। इसको हमने एक अपने गले में एक तौक बना लिया है कौमी सतह पे, ये नहीं होना चाहिए, हमें आगे बढ़ना है और जिसका जितना कसूर है उसको इतनी नहीं चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। राइट, बट साथ साथ सलमान साहब, क्योंकि ये जो ट्रायल चल रहे हैं फौजी अदालतों में, इस पर भी बड़े सवालात उठ रहे हैं, इसकी कानूनी रेमेडी भी आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत जोर इस बात पर भी दिया जा रहा था कि 9 मई के केसेस में अगर सज़ा ना हुई तो निज़ाम अदल पर बहुत सवाल उठेंगे, सवाल उठाया जाएगा। सो इसको एक इनडायरेक्ट इंटिमिडेशन या इंडायरेक्ट दबाव के तौर पे देखा जा सकता है? जी, देखा तो जा सकता है। देखिए, जहाँ तक मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल्स का ताल्लुक है, वो ट्रायल्स मुकम्मल कर ली गई हैं, लेकिन हमें नहीं पता वहाँ क्या हुआ। वो बंद कमरे में ट्रायल हुई है, वो इंसाफ के हर तकाजे के मुनाफी है। हमारा ये मौक़िफ़ है सुप्रीम कोर्ट के सामने और 5 जज साहिबान हमसे इत्तफ़ाक़ कर चुके हैं कि ये मामलात फ़ौजी अदालतों में नहीं चलाए जा सकते थे, इनको आप खुली अदालतों में, सिविलियन अदालतों में चलाएं, जो शहादत गवाही है वो पेश करें और लोगों को सज़ा दिलवाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
1 साल गुजरने के बाद भी कोशिश यही की गई कि जो मिलिट्री अदालतें हैं वहाँ पे सज़ा हो जाए तो हो जाए, लेकिन बाकी अदालतों में गवाही और शहादत जो है वो पेश करने में बहुत दुश्वारी पेश आई है हुकूमत को। बट सलमान साहब, आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट अब कोई वाज़ेह पोजीशन ले सकती है इस पर? देखिए, ले सकती है। जो मामला है फ़ौजी अदालतों का, वो 5 जज साहिबान के फैसले के बाद अब एक बेंच के सामने अपील की शक्ल में मौजूद है। तो जो भी होगा ज़ाहिर है उसका असर पड़ेगा। जो ये 104 या 105 अफराद हैं जिनमें से 20 को तो सज़ा देकर घर भी भेज दिया गया है, उनकी सज़ा 8-10 महीने उन्होंने काटी, बाकी 1-2 महीने जो है उनको रिमिट किया गया, रिमिशन दी गई और वो वापस आ गए। इनके अलावा 80-85 लोग और हैं जिनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि उनकी सज़ाएँ ज़्यादा अरसे की बनेंगी, इसलिए उनको अभी घर नहीं भेजा गया। तो हम देखेंगे कि किस शहादत और गवाही की बुनियाद पर उनको सज़ा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि पूरा रिकॉर्ड इन ट्रायल्स का सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाए। जब वो रिकॉर्ड आएगा तो बात वाज़े होगी। जो एंटी टेररिज्म की अदालतें हैं उनके सामने बहुत सौ की बेलें हो चुकी हैं। कुछ हैं ख़वातीन, सनम जावेद हैं जैसे, आलिया हमज़ा हैं, उनकी 4 मुकदमों में बेल होती है तो 6 और बना दिए जाते हैं। उन पर इल्ज़ाम लगता है कि उसी दिन ये लाहौर में भी बलवा कर रही थीं, ये मियाँ वाली में भी कर रही थीं, ये फैसलाबाद में भी कर रही थीं। तो एक मज़ाक़ा ख़ेज़ सूरत हाल है कि एक ही शख्स पर 6 मुख्तलिफ़ शहरों में मुकदमे कायम हों एक ही दिन और एक ही वक्त। तो ये तमाम सूरत जो है इसको किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचना होगा ताकि वजाहत हो कि वाक़यतन हुआ क्या, कौन कितना कसूरवार था, उसको उतनी ही सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। बस सलमान साहब, इस पूरे सिनेरियो में आप अदालती फैसलों की बेतौर क्या राय रखते हैं? कि आपने जिस तरह मेंशन किया कि एक तरफ उनको रिहाई का हुक्म अदालत देती है तो दूसरी तरफ मजीद मुकदमात में उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, अदालती फैसले नहीं माने जा रहे और बड़े ब्लेटेंटली नहीं माने जा रहे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, यही तो असल मेरी नज़र में सानिया है। जो कुछ हुआ है पिछले 1.5-2 साल में वो हमारे निज़ाम कानून, हमारे आइन की पामाली है। हमने इलेक्शन नहीं होने दिए, 90 दिन में आइन का तकाजा था। जब सूबाई असम्बलियाँ तहलील हुई, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं हमने माना। असम्बली में खड़े होकर मेंबरान ने यह कहा कि देखते हैं कौन इलेक्शन कराता है, हम पैसे जारी नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट करा सकता है, हिम्मत है तो करा ले। हमने ये कुछ देखा जिसका तसव्वुर मुमकिन नहीं था। उसके बाद जिस तरह 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तकद्दुस को पामाल किया गया, गिरफ्तारी का ये तरीका तो नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत हुआ, तोड़ फोड़ की गई, एक रेड की गई। तो उसके बाद के तमाम मामलात आपके सामने हैं। फिर हज़ारों लोगों को इसी तरह मातूब किया गया। तो हमारी अब ये दरख्वास्त है, इल्तजा है, तकाजा है कि आइन और कानून के निज़ाम को पाकिस्तान में बहाल किया जाए और आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक सज़ाएँ दी जाए और जो सियासी अमल है, जो जमहूरी अमल है, जो आइनी अमल है, उसको चलने दिया जाए। राइट। सलमान साहब, आज इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से माफ़ी मांगने के मुतालबे पर ये भी कहा कि माफ़ी क्यों मांगूं, माफ़ी तो उनको बल्कि मुझसे मांगनी चाहिए। यानी इमरान खान साहब और पीटीआई अब बहुत क्लियर हैं कि ये माफ़ी मांगने का सवाल जो है वो नहीं है, बल्कि दूसरे फरीक को बावर करवाने का सवाल है कि माजी में जो है वो नहीं रहा जा सकता। ये ठीक बात है जी। देखिए, अगर हम माजी को कुरेदेंगे तो जितना पीछे आप जाएं आपको हर शख्स ही मुलव्वस नज़र आएगा, तमाम जमातें, तमाम इदारे। तो माफ़ी तो हम सबको मांगनी चाहिए, पाकिस्तान के अवाम से, पाकिस्तान के आइन से। जो 8 फरवरी को हुआ, 9 फरवरी को हुआ, मैं उसका ख़ुद गवाह हूँ, मैं ख़ुद उसका विक्टिम भी हूँ, मातूब भी हूँ। तो ये कौन माफ़ी मांगेगा इन तमाम बातों के लिए? तो माफ़ी मांगना मेरा ख्याल है एक बेसूद सा मामला है। हमें गलतियों को समझ कर आगे बढ़ना चाहिए और इरादा करना चाहिए, अज़म करना चाहिए कि हम जमहूरियत और आइन के ताबे रहेंगे, वफ़ादार रहेंगे और आइंदा जो है अवाम को नहीं धुतकारेंगे। राइट। और आज इमरान खान साहब इस हवाले से भी, बल्कि सलमान साहब कह भी रहे थे कि फ़ौज से या उनको या उनकी जमात को कोई मसला नहीं है। सो बहरहाल वो नहीं चाहते कि इस लड़ाई को मज़ीद आगे लेकर जाया जाए। बट इमरान खान साहब की अपीलों के हवाले से जो इल्तवा है, इस पर आपको कितनी तशवीश है सलमान साहब? आज इद्दत केस पर भी प्रोसिक्यूशन को अपने दलाइल मुकम्मल करने की आखिरी डेडलाइन दी गई थी अदालत की जानिब से, मगर आज भी जज साहब जो हैं वो छुट्टी पर नज़र आए। कितनी तशवीश है आपको इस पूरे प्रोसिक्यूशन के कंडक्ट के हवाले से भी?
कि ज़ाहिर तशवीश तो है जिस अंदाज में ये ट्रायल चलाए गए जेल में। आपको याद होगा कि एक हफ़्ते के अंदर 3 सज़ाएँ दी गई, 10-10, 12-12 घंटे जेल के अंदर ट्रायल की गई सुबह से शाम तक, और 2-2 दिनों में ट्रायल करके सज़ाएँ सुनाई गई। जज साहिबान इस तरह थे जैसे वो किसी एक डेडलाइन के बोझ तले दबे हुए हैं। तो ये सब कुछ हुआ। देखिए, हमारे पूरे निज़ाम की पामाली हुई है। और अब जब ये अपीलें सामने आई हैं तो अपीलों में जो एक तातुल हो रहा है, कभी जज पे अदम एतमाद का इजहार किया जाता है, कभी वकील साहब अदालत में नहीं आते, आज जज साहब नहीं थे, गालिबन उनकी सेहत ठीक नहीं थी। तो हम उम्मीद रखते हैं कि अगली तारीख़ जो अब अगले हफ्ते है उस पर इस मामले का इख्तिताम होगा। लेकिन जो बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान के ख़त के बाद और फिर बाकी तमाम हाई कोर्ट्स की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में मेमोरेंडम कह लीजिए या हाई कोर्टों का मौक़िफ़ फ़ाइल किया गया है तमाम जज साहिबान का, वो पेशावर हाई कोर्ट के हों, वो लाहौर हाई कोर्ट के हों, वो इंतहाई तशवीशनाक है। लेकिन तमाम हाई कोर्ट से ये कहा है कि हम दबाव में हैं और उन मुकदमात में जहाँ कोई सियासी असर होता है मुकदमे का, हम पे दबाव डाला जाता है और हर किस्म का दबाव डाला जाता है। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें पूरा हमारा अदालती निज़ाम जो है वो दबाव में है और तशवीश का होना हमारे लिए एक फितरी बात है। राइट सलमान साहब, साइफर केस से मुतालिक भी उसकी अपील में रिलीफ आपको इस हफ्ते के आखिर तक मिलता नज़र आ रहा है? क्योंकि जिस तरह के दलाइल प्रोसिक्यूशन दे रही है और उस पर जो अदालती रिमार्क्स भी सामने आ रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि ये केस कहीं नहीं जा रहा। बहरहाल देखिए, इस केस में कभी भी कुछ नहीं था। ये तमाम केस मज़ाक़ा खेज़ हैं और हमारी नज़र में, मेरी नज़र में, इन सब में बरियत के सिवा और कोई फ़ैसला इंशाअल्लाह नहीं होगा। लेकिन ज़ाहिर है और मुकदमे वो बना लेते हैं। आज कुछ और मुकदमात के हवाले से भी पिटिशन थी अदालत में। तो ये एक अमल है जो जारी है, आइन और कानून के साथ वाबस्तगी का और आइन और कानून को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करने का। तो ये तमाम मामला अवाम के सामने है, आपके सामने है। मैं समझता हूँ कि हमारे इज्तिमाई शऊर में इजाफ़ा हो रहा है और वो दिन आएगा जब हम इन तमाम बातों को रद्द करेंगे और आइन और कानून और जमहूरियत के साथ खड़े होंगे, तशद्दुद को रद्द करेंगे और पाकिस्तान की फलाह के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। एब्सोल्युटली। सलमान साहब, एंड फाइनल कमेंट सर, ये आपने देखा कि इसी हफ्ते मखसूस नशिस्तों का भी जो मामला था सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने उसको भी मुअत्तल कर दिया, जो इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था 2/3 मेजॉरिटी से। बहरहाल ये हुकूमत जो है वो इस वक्त तो महरूम नज़र आती है, लेकिन जो बाज़गश्त हो रही है, वज़ीर कानून भी जिस तरह से इशारे दे रहे हैं, किसी भी आपके ख्याल में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या फिर सिंपल मेजॉरिटी के साथ किसी भी सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या फिर दीगर सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट की एज बढ़ाया क्या जा सकता है किसी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या सिंपल मेजॉरिटी से? नहीं, यहाँ मुख्तलिफ होंगे मामला। जहाँ तक आला अदलिया के जज साहिबान का ताल्लुक है, वहाँ तो आइनी तरमीम की ज़रूरत है और उसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए, नेशनल असम्बली में भी और सेनेट में भी। लेकिन दीगर जो मामलात हैं उनमें आम कानून साजी कुछ मामलात में हो सकती है, कुछ मामलात ऐसे हैं कि वहाँ सिर्फ रूल्स को बदलने की ज़रूरत है, नोटिफिकेशन के ज़रिए काबीना भी कर सकती है। तो हमें देखना होगा कि किस मुलाजमत की बात की जा रही है जिसके हवाले से हुकूमत तौसी की ख्वाहिशमंद है। लेकिन जज साहिबान के हवाले से बहरहाल आइनी तरमीम चाहिए। और जो बाज़गश्त इस हवाले से हो रही है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की एज को बढ़ाने की बात जो हो रही है, आपको लगता है कि इस पर वकला हमें एक्शन में नज़र आ सकते हैं आने वाले दिनों में? देखिए, मैंने अर्ज़ किया ना, ये मामला तो आइनी तरमीम के बगैर हो ही नहीं सकता ना, इसलिए ये मामला बहुत दूर है। अगर 2/3 अक्सरियत हासिल नहीं होती जो हुक्मरान इत्तेहाद है इसको, जो कि मेरा ख्याल है कि नहीं होगी, क्योंकि मखसूस नशस्तें जो हैं जो छीनी गई हमसे वो हमें मिलनी चाहिए वापस, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मिल जाएंगी। उस सूरत में ये तमाम बात जो है हवा में तहलील हो जाएगी, आइनी तरमीम नहीं हो सकेगी। बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सीनियर माहिर कानून सलमान अकरम राजा साहब इस वक्त हमसे प्रोग्राम में बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि 2/3 मेजॉरिटी चूँकि हुकूमत के पास है नहीं, तो लिहाजा जो आइनी तरमीम है वो तो पॉसिबल नहीं नज़र आती। और साथ साथ जो दीगर मामलात हैं जहाँ पर इमरान खान साहब के केसेस में एक प्रोसिक्यूशन का कंडक्ट नज़र आता है, जिस तरह से इल्तिवा का शिकार किया जा रहा है मामलात को, उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत तशवीश रखती है। इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
नाज़रीन, आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में जब सहाफ़ियों से गुफ्तगू की तो उन्होंने बहुत दावे भी किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शंस के डिले करने की वजूहात भी बताई और किस तरह से उनको प्राइवेटली कन्वे किया गया था नून लीग के सर्कल से। इस पर भी आज ज़रा गुफ्तगू करेंगे। और क्या ये जो चमगोइयाँ हो रही हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब कोई इरादा रखते हैं कि इमरान खान साहब को इंगेज किया जाए, अगरचे इमरान खान साहब का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है, लेकिन क्या नून लीग ये इरादा रखती है कि उनके साथ इंगेज करके और तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करके कोई इनिशिएटिव लिया जाए? इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ जो मौजूदा हुकूमत पे भी एक मलबा है वीट इम्पोर्ट स्कैंडल का, क्या उससे वो बरीज़िम्मा करार दिए जा सकते हैं? क्या शहबाज शरीफ साहब अपने आप को डिटैच कर सकते हैं? गुज़िश्ता साल के कुछ उनके भी अप्रूवल्स उनकी जानिब से जब दिए गए, अगरचे मौखर भी बाद में होते हुए दिखाई दिए, तो वो मामलात से वो क्या अपने आप को डिटैच कर पाएंगे? हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वी आर वेरी ऑनर्ड, डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। सर अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। वालेकुम सलाम जी, शुक्रिया फॉर हैविंग मी। किरमानी साहब, वी विल बिगिन विद आज साबिक वज़ीर आज़म ने जेल में जब गुफ्तगू की सहाफ़ियों से तो इमरान खान साहब कहते हैं कि नून लीग के लोगों ने उन्हें प्राइवेटली बता दिया था कि जब तक काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस नहीं बनते इलेक्शन नहीं होंगे और जब तक नवाज शरीफ साहब भी वापस नहीं आते। तो ये दो फैक्टर्स उन्होंने ये कोट किए हैं। आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं कि यही दो फैक्टर्स थे कि जिसकी वजह से इलेक्शंस को मुलतवी किया गया? देखिए, इमरान खान साहब ने अगर ये बात की है तो ये बहुत बड़ा एक संगीन इल्ज़ाम है। अल्लाह करे कि वो इस पर कायम भी आप रहें, लेकिन अच्छा होता कि अगर वो उन लोगों के नाम भी पब्लिक कर देते जिन लोगों ने उनको ये इंफॉर्मेशन दी। एक तो ये तो इमरान खान साहब का पार्ट हो गया। अब आ जाइए PMLN की तरफ। अब हमारी पार्टी को भी चाहिए था कि जो उन्होंने ये बात कही है, मैंने अभी तक तो नहीं देखा कि किसी ने कॉन्ट्राडिक्ट किया है। अगर किसी ने किया है तो मुझे जरा काइंडली आप बता दीजिए, आगाह कर दीजिए। तो जाहिर है एक शख्स ने इल्ज़ाम लगा दिया। अब जिस पर इल्ज़ाम लगा है या जो फरीक है उसको चाहिए PMLN को कि वो सामने आकर या तो उसको एक्सेप्ट करे या उसको रिबट करे। मेरी जहाँ तक बात है, मालूमात हैं, मुझे इस मामले में कोई ऐसी मालूमात मेरे पास नहीं है। लेकिन जो पार्टी का हायरार्की है, ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम है जो उन्होंने लगाया है और इसमें उन्होंने अदलिया के जो मोहतरम चीफ जस्टिस साहब हैं उनको भी लपेट में लिया है। तो इसमें तो जो फरीकैन हैं जिन पर इल्ज़ाम लगा है, रिस्पोंडेंट्स, वो PMLN है और जनाब इज्जत महाब चीफ जस्टिस काजी ईसा साहब। तो उनको चाहिए इसमें क्लैरिटी दें। बट किरमाई साहब, जो एक फैक्टर, कता कलामी की माफी, लेकिन एक फैक्टर जो वो कोट करे कि मियां नवाज शरीफ भी जब तक वापस नहीं आ जाते इलेक्शंस नहीं हो और उसी की वजह से डिले किया गया, इस बात से भी आपको इत्तेफाक नहीं है? नहीं, ये मैं नहीं समझता कि मियां नवाज की आमद का कोई उसके डिले से ताल्लुक था। आई डोंट थिंक सो। लेकिन मैं वही कहता हूँ ना कि इमरान खान साहब हमेशा उनकी आदत है कि वो एक सनसनी फैला देते हैं। आई एम सॉरी कि ये PTI के वतीरा है कि एक सनसनी फैला दो और उड़ा दो, प्रोपेगेंडा कर दो। भाई आप इसके साथ उन लोगों को एक्सपोज करें। मैं बड़ा सॉफ्ट लफ्ज़ बोल रहा हूँ। अगर PMLN के लोगों में से किसी ने आपसे रब्ता किया है तो उन लोगों का पता चलना चाहिए कि कौन लोग हैं जो ये विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। ये PMLN के लिए अच्छी तो कोई नेक शगुन नहीं है और इसका लीडरशिप को फिर नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि जहाँ छोटा छोटा जरा हम इख्तलाफ राय करते हैं और हमें तो बहुत थ्रेट्स आना शुरू हो जाते हैं, तो कम से कम ये तो बहुत बड़ी एक बात है। और उस पर चाहिए कि PMLN को, इमरान खान साहब को चाहिए कि वो नाम लें, बताएं, एक्सपोज करें उन लोगों को जो विकेट के दोनों तरफ या तीनों तरफ या चारों तरफ खेलते हैं। राइट। और किरमाई साहब, जहां पर इमरान खान साहब तवातर के साथ जो लंदन प्लान का जिक्र करते हैं उसमें भी कोई हकीकत नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प बात है अलीना बीबी, कि मैंने हमेशा जिंदगी में कोशिश की है कि जो मैं कोई बात करूं उसको मैं बगैर सबूत के, एविडेंस के ना करूं। ये लंदन प्लान एक फैशन भी बन चुका है और मैं बचपन से देख रहा हूँ फ्रॉम 60s कि ये होता था जी, लंदन प्लान बन गया, ये हो गया, वो हो गया, और वो खोदा पहाड़ निकला चूहा, कुछ नहीं होता था। तो उसमें भी मैं चाहता हूँ कि अगर उनके पास कोई सबूत हैं तो इमरान खान साहब तो ऑलरेडी इस वक्त अब उनके पास लूज करने के लिए और क्या है। अब वो सिर्फ वो जीत सकते हैं। वो एक मूवी थी, मुझे याद आ गया, जिसमें वो दिलीप कुमार साहब कहते हैं भाई मैं तो सब कुछ हार चुका हूं, अब मैं सिर्फ जीत सकता हूं।
तो इमरान खान साहब के पास और तो लूज करने के लिए क्या कुछ भी है, नहीं। ऑलरेडी वो जेल में। तो वो बताएं लंदन प्लान अगर कोई बना, जैसे एक जमाने में बड़ा शोर था कि जी जो धरना हुआ 2014 का या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के खिलाफ और नून लीग के खिलाफ, वो भी एक लंदन प्लान था, बिल्कुल। लेकिन आज तक उसकी कोई तफसीलात सामने मुसद्दिका नहीं आ सकी, कोई एविडेंस नहीं आ सका। तो इमरान खान को चाहिए कि अगर उनके पास कोई हकायक हैं और एविडेंस हैं तो वो जरूर सामने लाए। राइट। किरमाई साहब, मुशाहिद हुसैन साहब ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि आपकी जमात का जो है वो मलियामेट हो चुका है। अब एक तरफ फॉर्म 45 है, दूसरी तरफ फॉर्म 47 की हुकूमत है, एक तरफ अवामी ताकत है, दूसरी तरफ रियासती ताकत है। क्या अवाम में और ये जो अवामी ताकत है उसके खिलाफ जाना नून लीग के हक में होगा आपके ख्याल में? नहीं, देखिए अवाम ने तो पीपल लाइक इट और नॉट, अवाम ने 8 फरवरी को जो फैसला दिया वो एक बड़ा उसका एक क्लियर फैसला था, जिसमें कि PMLN की जो तवक्कुआत थी उसके बरअक्स नताइज आए और उसमें ये 45, 47 का रौला पड़ गया। लेकिन इसकी और भी इधर देखना, तक इसके लिए कतई कलामी की माफी, बट किरमाई साहब इस हद तक के साबिक निगरां वजीर आजम अनवारुल्लाह काकर साहब अब खुद आपकी जमात के अफराद को फॉर्म 47 का ताना दे रहे हैं। मैं उसी तरफ आ रहा था, आपने मेरे मुंह से बात ले ली कि इसमें जो अनवारुल्लाह काकड़ साहब का बयान है, जो उन्होंने उन पर एक इल्ज़ाम लगाया हमारी जमात के एक शख्स ने, और उसके जवाब उन्होंने कहा कि अगर फिर मैं बता दूंगा तो तुम लोग मुंह छुपाते फिरोगे या मुंह नहीं दिखा सकोगे, फॉर्म 47 वगैरह की बात की। मैं पहले दिन से बीबी, मेरा ट्वीट गवाह है, जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट्स आ रहे थे और अगले दिन शोर मचा, तो माय ट्वीट इज ऑन द रिकॉर्ड कि मैंने कहा था कि वोट जो लोगों का है, मैंडेट, उसका एहतराम किया जाए, क्योंकि यही वक्त वोट को इज्जत देने का है। मेरा ट्वीट रिकॉर्ड पे है। राइट। अब लेकिन आई डोंट नो कि बाद में क्या मैनेजमेंट हुई, जो भी हुआ, कि कोई हुकूमत लेने को तैयार ही नहीं था। पहले मरकज में सूबों में सारे छलांगे मार रहे थे, लेकिन फिर जाहिर है वो हुकूमत लेनी पड़ी। जो मैंने उस पर भी मैंने एक ट्वीट किया कि ये ऐसी शादी हुई है, ये हुकूमत बनी है कोलिशन, जिसमें मियाँ बीवी राजी नहीं थे लेकिन काजी राजी था। तो वो ये है कि मैं तो ये बातें कर रहा हूँ, कहने का असल मकसद ये है कि देखिए इस वक्त चैलेंज जो है इस गवर्नमेंट को, ये जो लोग बात कर रहे हैं वो काफी हद तक ठीक है कि PMLN ने इस इलेक्शन में उसको एक कारी ज़र्ब लगी है पंजाब में। जो उसका फोर्ट्रेस था, उसका जो बड़ा किला था, गढ़ था, घर था जिसको आप कहते हैं, और उसमें फिर गलती मैं समझता हूँ ये हुई है कि हमने मरकज में भी गवर्नमेंट ले ली। हमें चाहिए था कि यहाँ हमारी एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी थी, हमें अपनी तवज्जो पंजाब पर मरकूज रखनी चाहिए थी। मरकज में बनाने देते, जो हुकूमत बनती है ना बनती, री इलेक्शन हो जाते, मरकज में क्लियर मैंडेट आ जाता। लेकिन वो एक नुकसान तो हुआ है PMLN को, जो पाकिस्तान पंजाब में एक अनचैलेंजेबल जमात रही है, उसको अब बहुत से चैलेंजेस का सामना है। साउथ पंजाब की बात कर लें, सेंट्रल पंजाब में हमें नुकसान पहुंचा है, फैसलाबाद डिवीजन सारा वाइप आउट हो गया, और जो नॉर्थ पंजाब कह लें, अपर पंजाब कह लें, उसमें भी हमारी हालत वो वाली नहीं है जो नवाज शरीफ साहब जब भरपूर सियासत करते थे, उस वक्त तो PMLN किसी को यहाँ से सीट जीतने नहीं देती थी। तो नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ है। सो डैमेज हुआ है, आप कह रहे हैं अनचैलेंजेबल पोजीशन में होती थी, अब भरपूर चैलेंजेस का भी सामना है, और किस तरह से अपने आप को इससे बाहर निकालेगी, ऐसे निपटेगी। किरमाई साहब, मैं इसकी तरफ आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप गुज़िश्ता रोज की वो DG ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस पर भी जरूर कॉमेंट करें, जहां पर DG ISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बार बार PTI का नाम लेने के बजाय वो बार बार एक सियासी या इंतशारी टोला या मखसूस सियासी टोला कहकर उनको मुखातिब करते रहे। बतौर एक सीनियर सियासतदान आप कैसा महसूस करते हैं, और अगर स्टैब्लिशमेंट इस किस्म की लाइन जो है वो किसी सियासी जमात के हवाले से ड्रॉ कर लेती है, वो आपकी जमात भी हो सकती है, वो कोई और जमात भी हो सकती है, तो ये एक वो सीनियर सियासतदानों के लिए कितनी तशवीशनाक बात है? देखिए, मैंने उनकी प्रेस ब्रीफिंग पूरी लाइव तो नहीं देख सका, लेकिन बाद में मैंने रिकॉर्डिंग देखी, कुछ उनके वीडियो क्लिप्स। देखिए, उसमें 2-3 बातें हैं। एक तो देखिए, अलीना बीबी मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, मैं इस पर भी रिकॉर्ड पर हूँ, मैं नहीं अपनी बात को बदल नहीं सकता, मेरी आदत नहीं है और बदलनी भी चाहिए। या तो लोग सुबह दोपहर शाम ऐसे अपने बयानात से पीछे हटते हैं जैसे कपड़े नहीं इतनी तेजी से इंसान बदलता।
देखिए बात यह है कि 9 मई का जो सानिया हुआ ना, उसकी तो मजम्मत हर पाकिस्तानी करता है और करेगा। अच्छा, और उसमें जाहिर है 1 साल हो गया, कल 9 मई है, अभी तक उसमें लोगों को सजाएं नहीं मिली है। और उसमें जो मैंने जो देखा है कि जो DGISPR साहब थे, उन्होंने उसमें निज़ाम इंसाफ या निज़ाम अदल जिसे कह लें, उससे सवाल तो नहीं, मैं समझता हूँ उन्होंने एक शिकवा किया है कि भाई अभी तक लोगों को सजाएं नहीं मिली है। और साथ उन्होंने ये भी कहा जी कि हमने फौज में तो एहतसाब किया और लोगों की जो भी निकालना था किया साहब। दूसरा उन्होंने कहा कि जी इमरान खान माफी मांगे, मतलब उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जिन्होंने सानिया 9 मई किया है वो माफी मांगे, दिल से माफी मांगे, सिर्फ के दिल से माफी मांगे। इट मीन्स कि उन्होंने एक छोटी एक विंडो भी ओपन रखी है। साथ उन्होंने जो ये कह दिया जी कि बातचीत हम जो सी है वो सियासी जमातों से की जाए, सियासी ग्रुप से की जाए, इदारों से नहीं। तो मैं जहां तक समझता हूं कि ये उन्होंने एक हार्ड लाइन ली है और उन्होंने बड़ा एक दो टोक और क्लियर मैसेज कन्वे किया है PTI सर्कल्स को। यहाँ तक उन्होंने इंतशारी टोले का लफ्ज यूज किया। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि अब देखिए पाकिस्तान में पोलराइजेशन का खात्मा होना चाहिए। तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, मैं हमेशा कहता हूँ उनको ज़रा थोड़ा सा एक एक कदम पीछे होना चाहिए। अगर कोई गलती अपनी तस्लीम कर लेता है पाकिस्तान की खातिर, तो मैं समझता हूँ उसका कद नीचा नहीं होगा, उसका कद बढ़ेगा। बॉटम लाइन ये है कि हमें इस वक्त पाकिस्तान में लोगों को साथ लेकर चलना है। हाँ, किसी का अगर कोई ऐसा नाकाबिले माफी जुर्म है तो वो अदालतें मौजूद हैं, अदालतों में मुकदमा चल रहे हैं और उनको अदालतों से क्लियर होके आना चाहिए। लेकिन जो मैसेज वो है उससे मैं समझता हूँ कि जो वो एक मफाहमत की बातें PTI के कुछ लोग कर रहे थे, शिबली फराज कर रहे थे, शहरयार अफरीदी कर रहे थे, जी हम सिर्फ करेंगे बात आर्मी चीफ से या DGISI से, और शिबली फराज ने कहा कि नहीं हम तो सबसे बात करने को तैयार हैं। और या फिर वो जो एक जनरल रिटायर्ड लोधी साहब हैं, वो कुछ कह रहे थे कि जी 5 नुकाती फॉर्मूला जो उनका था, जी वो भी, मैं समझता हूँ कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने DGISPR साहब की उस तमाम क्या सराइयों में के गुब्बारे में से हवा निकाल दी है और उन्होंने बड़ा स्ट्रेट मैसेज दिया है कि भाई नथिंग डूइंग और पाकिस्तान, और उन्होंने कहा कि ये पाक फौज और अवाम के दरमियान गलतफहमियां फैलाई गई हैं, ज़हन साजी की गई है। एंड हिरमाई साहब, एंड नो टॉक्स अनलेस के आपने भी जिस तरह मेंशन किया, उन्होंने भी कहा कि अपॉलॉजी अगर टेंडर नहीं जब तक नहीं की जाती, बट साथ साथ उन्होंने 2014 के धरने की इन्वेस्टिगेशंस का भी उन्होंने हवाला दिया। वो जुडिशल कमीशन के हवाले से कहते हैं कि जी आप बिल्कुल बनाएं, लेकिन अहाता करना होगा कि 2000 धरने के फिर कौन कौन पीछे था या उसकी इन्वेस्टिगेशंस इंक्वायरी होनी चाहिए। अब 2014 में किरमाई साहब इंटरेस्टिंगली आपकी हुकूमत थी, जनरल ज़हीरुल इस्लाम से लेके बड़े बड़े किरदारों के नाम जो है वो आज दिन तक जो है वो मेंशन किए जाता है, उनका जिक्र किया जाता है। नून लीग चाहेगी कि 2014 के धरने की इंक्वायरी हो? देखिए, अगर तो आपने दिलेरी से सियासत करनी है और अगर आपको बिला खौफ व खतर होकर सियासत करना चाहते हैं, और जैसे हमारा दावा है हमारी क़यादत का जी कि हर एक को अपने आइन और कानून के दायरे में रहना चाहिए, तो कोई मुज़ायका नहीं है, होनी चाहिए, ये ठीक उन्होंने कहा। बल्कि मैं तो कहता हूँ फिर 2011 से करें, मीनारे पाकिस्तान के जलसे से बात शुरू करें, 2014 का भी करें, और फिर वो देखिए कि वो क्या अवामिल थे जिनमें फिर पार्लियामेंट पर हमला होता है, PTV पर हमला होता है, और यहाँ तक कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर को गले में रस्सा डालकर मैं बाहर निकालूंगा। मुझे तो वो दिन याद है कि मैं और प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक्त शाम के वक्त थे मौजूद और उनका स्टाफ था सिर्फ, तो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा कि आज तो वो घुसने वाले गए हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो आप चले जाइए। राइट। बहरहाल जो उनकी मेरी बात हुई, कहने का मेरा मतलब है कि उन्होंने कहा नहीं यार ठीक है, मुझे घसीटने दें, सारा मीडिया देखेगा कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को घसीटा जा रहा है। खैर वो कभी मैं बात करूंगा किसी एक्सक्लूसिव टॉक शो में, वो लंबी बात है जी। तो मैं कहता हूं कि जरूर होनी चाहिए तहकीकात जी, क्योंकि मुझे लगता है कि अब फौज ये चाह रही है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, कि ये जो मलबा सारा इस मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट पे आके गिर रहा है, कम अज कम पीछे जरा प्रोब किया जाए कि ये प्रोजेक्ट शुरू कैसे हुआ, किन लोगों ने शुरू किया, कौन कौन लोग इसके जिम्मेदार थे, तमाम हकायक वो जुडिशियल हकायक सामने आने चाहिए। किसी को सजा ना दे, जजा नहीं, लेकिन हकायक जरूर सामने आने चाहिए। और इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि इट्स हाई टाइम नाउ
कि पाकिस्तान में जो भी जिसके पास जो वो कहते हैं ना जी क्लासिफाइड, तो यार क्या ये क्लासिफाइड है? आपका मुल्क जौन सा है वो इस वक्त एक स्टेबल नहीं हो पा रहा, ना पॉलिटिकली ना इकोनॉमिकली। तो आए ना जो जो लोग किरदार हैं जिन्होंने पॉजिटिव या नेगेटिव रोल प्ले किया, दे शुड देमसेल्फ कम फॉरवर्ड। देखें, चाहे नवाज शरीफ साहब हो, जरदारी साहब हो, मौलाना फजलुर रहमान, इमरान खान साहब हो, ये पाकिस्तान या इवन पाक फौज, ये पाकिस्तान से ऊपर नहीं है। Absolutely. पाकिस्तान है तो पाक फौज है, बिल्कुल। पाकिस्तान है तो नवाज शरीफ बट है, किरमानी पाकिस्तान साहब है तो अगेन जरदारी वही वाली बात है पाकिस्तान कि तो जो किरदारों का तयन जो है वो नहीं हो पाता आपके सामने। ऐसी चीफ जस्टिस साहब वो इस पे मायूसी का इजहार कर रहे थे कि फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट भी सामने जो आती है उसमें भी जो किरदार थे या जो रिस्पॉन्सिबल थे उनका तयन नहीं हो पाता। शहबाज शरीफ साहब उसमें जाके अपनी स्टेटमेंट देते हैं, एहसन इकबाल साहब अपनी स्टेटमेंट देते हैं, दीगर उस वक्त के वुज़रा जो है अपनी स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन सब एब्जॉल्व कर देते हैं उन कैरेक्टर्स को जो उसके पीछे नजर आए। सो आपके सामने है सब कुछ के किरदारों का तयन तो नहीं बहरहाल हो पाता। लेकिन मूविंग ऑन किरमाई साहब, मैं क्विकली चाहूंगी आप इस पे भी रिस्पॉन्ड कर दीजिए। ये जो चेमोगोइयां होना शुरू हो चुकी हैं सर्कल्स में कि मियां नवाज शरीफ साहब शायद कोई राय रखते हैं कि इमरान खान साहब के साथ इंगेज करना चाहिए, अगरचे इमरान खान साहब की लाइन बड़ी क्लियर है, वो 3 जमातों के साथ वो कह चुके हैं कि नहीं बातचीत करनी, बट जिस तरह से एस्टैब्लिशमेंट मियां नवाज शरीफ साहब के साथ बातचीत में दिलचस्पी नहीं रखती, क्या आपकी पार्टी के अंदर विद इन द पार्टी ये बातें हो रही हैं कि ये सोच पाई जाती है कि इमरान खान साहब को इंगेज किया जाए या सियासी जमातों को इकट्ठा होना चाहिए, कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए? ये बिल्कुल सोच पाई जाती है। पार्टी के जो सेनर एलिमेंट है, मैं सेनर एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, उनमें ये सोच जरूर पाई जाती है। और कल जब आप देखिए कि डीजी ISPR ने भी जो बॉल है वो गवर्नमेंट की कोर्ट में फेंक दी है। उन्होंने इमरान खान साहब को मशवरा तो दिया है, लेकिन साथ उन्होंने कहा कि उन्हें सियासी जमातों से बात करनी चाहिए, इदारों से नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इसमें कोई हार्म नहीं है। पहले भी हमने तो शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर भी और फिर हुकूमत में आके फिर बिलावल भुट्टो ने भी इमरान खान साहब को ऑफर की क्या ये मिलके मिसाके मईशत करें, आप आगे चलें हम आपके पीछे चलेंगे, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन अब क्या किया जाए, वो बात नहीं करते, वो कह देते हैं मैं चोरों के साथ बैठना, मैं डाकुओं के साथ नहीं बैठना। तो भी फिर ये कैसे मुल्क चलेगा? यानी पाकिस्तान इस वक्त एक बंद गली में आपने लाके खड़ा कर दिया है। आप, मैं हमेशा कहता हूँ थोड़ा थोड़ा हर कोई 2-2 कदम पीछे हटे, फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, फॉर द सेक ऑफ पुअर, फॉर द सेक ऑफ मिडिल क्लास पीपल, और इस मुल्क को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम देने में अपना किरदार अदा करें। इसको गैर मुस्तहकम करने में किरदार अदा। बिल्कुल किरमाई साहब, और फाइनल कमेंट्स में आपके चाहूंगी, ये जो वीट इंपोर्ट स्कैंडल इस वक्त शहबाज शरीफ साहब इसको किसी मंतकी अंजाम तक तो लेके जाना चाहते हैं इस इंक्वायरी को, बट क्या वो अपने हाथ जो है इस पूरे स्कैंडल से ये सिर्फ और सिर्फ सेक्रेटरी फूड एंड सिक्योरिटी को सैक करके क्या ये किया जा सकता है, या तमाम मलबा साबका निगरान हुकूमत पे डालकर क्या वो अपने हाथ धो सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से नजर आ रहा है कि लास्ट ईयर जो है 13 जुलाई को उन्होंने ECC में अब ये इजलास में जो है वो अप्रूवल दी थी, अगरचे बाद में मौखर कर दिया जरूर, लेकिन उसी को बुनियाद बना के, उस ECC के इजलास के अप्रूवल को बुनियाद बना के निगरान हुकूमत ने ये आगाज जो इंपोर्ट का था वो अक्टूबर से शुरू कर दिया था, जो कि 31 मार्च तक आखिरी जहाज आया है। सो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत क्या अपने आप को इससे एब्जॉल्व कर सकती है? देखिए, इसमें मैं बड़ा क्लियर हूँ जी कि ये जो स्कैंडल हुआ है इसमें अरबों रुपए का लोगों ने माल बनाया, ठीका लगाया है, इसमें बड़ी थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर आप इसको नतीजा खेज बनाना चाहते हैं वजीर आजम साहब जी, अगर इस कमीशन का इंक्वायरी रिपोर्ट का भी वही हाल होना जो पाकिस्तान में होना, तो फिर छोड़ दें। फिर हमें आदत पड़ गई हुई है कि सांप गुजर जाता हम लकीर पीटते रहते हैं, एक नए हादसे के मुंतजर, एक नए स्कैंडल के मुंतजर हो जाते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि दिस इज हाई टाइम नाउ, इट्स अ चेंज पाकिस्तान। लोग देख रहे हैं इस गंदम स्कैंडल को, किसान बेचारा जलीलो खार हो गया, उसका बेड़ा गर्क हो गया किसान का। तो जो भी इसके मरकजी जिम्मेदारान हैं, जो इसमें मुलव्वस स्कैंडल में हैं, मैं कहता हूं कि उनको चौराहों पर, उनको खमों पर लटकाया जाए जिन्होंने इस गरीब किसान के मुंह से निवाला छीना। सजा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को। 1 आध 2 4 लोगों को आप लटका देंगे, यकीन करें इस पाकिस्तान के हालात बेहतर होना शुरू। राइट।
थैंक यू सो मच डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बिल्कुल आसिफ किरमानी साहब भी कह रहे हैं कि इनको कैफिर किरदार तक पहुंचाना चाहिए, जितने भी इन्वॉल्व थे उनको लटकाया जाना चाहिए, ताकि तमाम लोगों में ये एक डर खौफ जरूर जाए कि जिस तरह से मुल्क की आवाम इस वक्त रुल रही है, किसान रुल रहे हैं और किस तरह से अरबों कमाया गया है, माफिया ने किस तरह से इसका पूरा एक बेनिफिट हासिल किया है, इसमें ये इंक्वायरी भी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना जाना चाहिए और साथ साथ इसके किरदारों को सख्त से सख्त सजा जो है वो देनी चाहिए। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक थे और इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। साने 9 मई को 1 साल होने को है, मगर वाक़े की हिद्दत शिद्दत पूरी आबोताब से बरकरार है। गुज़िश्ता रोज़ DGISPR ने इस हवाले से एक मुफस्सिल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें वक़ूए की तफसीलात बयान की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लिए बगैर उसे इंतशारी टोला करार दिया गया, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लबुलबाब ये था कि ये लोग सदके दिल से माफ़ी मांगकर आइंदा तामीरी किरदार अदा करने की यकीन दहानी कराएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में बानी PTI कहते हैं, माफ़ी क्यों मांगूं, माफी तो मुझसे मांगनी चाहिए, जबकि असद कैसे यहां तक कह दिया कि माफी तो हमने कभी अपने बाप से नहीं मांगी। कि सिद्के दिल से माफी मांगे ओनली वे आउट। देखिए, हम माफी अल्लाह माफ करे, अब अपने बाप से नहीं माफी मांगते तो किसी और से क्या माफी मांगेंगे। ऐसे वाकयात कतन मुल्क और कौम के हक में नहीं हो सकते। ये फौज अपनी है, ये मुल्क अपना है। सियासी जमातों या किसी भी एहतजाज करने वाले को सरकारी और कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाने का कोई हक नहीं। यहाँ ये अमर भी अहम है कि रियासत का अपने लोगों से बर्ताव कैसा है। 9 मई का अलमनाक वाकया ऐसे नहीं हुआ। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक बानी PTI को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गैर कानूनी और तज़हीक आमेज तरीके से गिरफ्तार किया गया, जिसका हरगिज मतलब तोड़ फोड़ नहीं है। मगर रियासत को सोचना होगा कि जिस तरह लोगों के घरों को पुलिस ने तोड़ा, खवातीन को सड़कों पर घसीटा, रातों को घरों की दीवारें फलांगी, ये सब भी अवाम ही को दीवार से लगाने का सबब बना और उल्टा पुलिस अफसरान को सदारती तमगों से नवाजा गया। गुज़िश्ता रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR ने हवाला दिया कि बरतानिया और अमरीका में हमला आवर ग्रोहों के साथ कानून के मुताबिक सलूक किया गया। बिल्कुल ऐसा ही है। बरतानिया में रातों में भी अदालतें लगाई गई और पाकिस्तान में आज तक 9 मई वाक़े का चालान तक पेश नहीं किया गया। अमेरिका में गिरफ्तारियां हुई मगर जमानतें हो गईं। मुल्ज़िमान को सफाई पेश करने का पूरा मौका दिया गया। तेज ट्रायल हुआ और सजाओं के बाद गिरफ्तारियां हुई। यहाँ लोग और ख़ास तौर पर ख़वातीन बगैर किसी फेयर ट्रायल के जेलों में पड़े हुए हैं आज तक। सबसे अहम बात यह है कि इन ममालिक में किसी को इजाज़त नहीं थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके IPP या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस ज्वाइन करे और क्लीन चिट हासिल कर ले। फ़ारूक हबीब साहब, इमरान इस्माइल साहब, शीरी मज़ाहिरी साहिबा, मलिका बुखारी साहिबा और मुराद राज साहब वगैरह 9 मई उन्होंने पहले वाक़े के तनाजुर में उनको गिरफ्तार किया गया और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर छोड़ दिया गया। अपने रास्ते जो है वो PTI से जुदा कर रही हूँ। आज से मैं PTI या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होंगी। कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी पार्टी पोजीशंस हैं उससे मैं इस्तीफ़ा देती हूँ। 9 मई के बाद मैं सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ की जो जिम्मेदारी है और कोर कमेटी की मेंबरशिप उससे मैं मुस्ताफ़ी होऊंगा। मैंने काफ़ी सोच विचार के बाद फैसला किया मैं पार्टी का ओहदा छोड़ता हूँ। मैंने फैसला किया है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैं तमाम ओहदों से इस्तीफा देता हूँ। तो मैंने वो रास्ता इख्तियार किया है जो मुझे लगा कि ये एक सही रास्ता है। हम इमरान खान साहब और PTI से अपने रास्ते जुदा कर रहे हैं। हम बिल्कुल कंडेम कर रहे हैं। 9 मई को जो वाक़यात हुए बिल्कुल वाज़ेह है कि हम सियासत को कंटिन्यू नहीं कर सकते। 9 मई के वाक़यात शायद ही कोई होगा जिसने इसकी मजम्मत नहीं की होगी। ये ऐलान करना चाहता हूँ कि आई एम पार्टिंग वेज विद पॉलिटिक्स फॉर नाउ। नाज़रीन, 9 मई 2023 से आज तक मुल्क एक स्टैंड स्टिल हालत में है। अब देखना यह होगा कि आया रियासत और PTI के दरमियान ये कशमकश जारी रहती है या फिर दोनों फरीक अपने अपने ज़ाती अनात को एक तरफ रखकर मुल्की और कौमी मफाद में आगे बढ़ते हैं। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।